हेलो एवरीवन। आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो लास्ट वीडियो से कंटिन्यूएशन है। हम लोगों ने स्टार्ट किया था इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ इंडिया एट दैट पीरियड ऑफ टाइम। सो हमने सेक्टर बाय सेक्टर इसको स्टडी किया था। तो सेक्टर बाय सेक्टर में हम लोगों ने फर्स्ट सेक्टर जो स्टडी किया था दैट वाज द एग्रीकल्चरल सेक्टर। तो एग्रीकल्चरल सेक्टर क्यों डेवलप नहीं हो पाया, ये सारा का सारा चीजें हमने पढ़ा था। And now we will be looking into the industrial sector. That what was the growth of industrial sector under the British rule. So the state of industrial sector was poor under the British rule due to the following reasons. मतलब जो industrial sector का जो condition था वो British rule के अंदर was not up to the mark. मतलब वो condition poor ही था। जैसे कि एग्रीकल्चरल सेक्टर का कुछ खास डेवलपमेंट नहीं हो पाया था ब्रिटिश रूल के अंदर। सो सिमिलरली फॉर द इंडस्ट्रियल सेक्टर यहाँ पे भी कुछ डेवलपमेंट उतना खास नहीं था। सो क्यों नहीं था? सो ड्यू टू द फॉलोइंग रीजंस। नंबर वन इज द डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। व्हाट इज मेंट बाय डी इंडस्ट्रियलाइजेशन? फर्स्ट वी हैव टू नो द मीनिंग ऑफ ओनली इंडस्ट्रियलाइजेशन। इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब क्या होता है? इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब होता है एक ऐसा प्रोसेस जिसमें इंडस्ट्री सेटअप होते हैं। Suppose a country is setting up industries, more and more industries into their own country. So that is the process of industrialization. That is setting up of more and more industries. Deindustrialization का मतलब उससे ठीक opposite होता है। Deindustrialization का मतलब क्या होता है कि closing down of industries. So under British rule, the Indian industries were closed down. India at that point of time had a good handicraft industries. जो handicraft industries था वो ब्रिटिश ने अपने पॉलिसीज और स्कीम्स के साथ क्या किया था, धीरे धीरे डिस्ट्रॉय कर दिया था। सो व्हाट वाज द प्रोसेस, व्हाट वाज द मोटिव, क्यों डिस्ट्रॉय किया था? ओके, एक ही इंडस्ट्री था इंडिया के पास एंड दैट वाज अ वेरी स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्री, दैट मीन्स द हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। तो वो भी ब्रिटिश ने डिस्ट्रॉय कर दिया था। तो क्यों कर दिया था? द मोटिव वाज टू फोल्ड। दो तरह के मोटिव थे। First, to get the raw materials from India at cheap rates used by the upcoming modern industries in Britain. उन लोगों का थिंकिंग ये था कि अगर इंडिया में इंडस्ट्री बंद हो जाएगा तो लाइक ये जो रॉ मटेरियल्स होगा जो एग्रीकल्चरल सेक्टर से आएगा, तो ये सारा का सारा रॉ मटेरियल्स वो लोग ब्रिटेन में एक्सपोर्ट करके ले जाएंगे। जहाँ पे ब्रिटेन में जो इंडस्ट्रीज बन रहे थे नए नए, वहां पे वो लोग वो सब यूज करेंगे। सेकेंड मोटिव क्या था? टू सेल द फिनिश्ड प्रोडक्ट्स ऑफ ब्रिटिश इंडस्ट्रीज इन इंडियन मार्केट एट हायर प्राइसेस। एक और मोटिव भी था कि जो ब्रिटिश इंडस्ट्रीज जो ब्रिटेन में स्टार्ट हो रहे थे, वहां का जो प्रोडक्ट होगा तो प्रोडक्ट को सेल करने के लिए कहीं पे तो आना पड़ेगा। सो वो लोग क्या करेंगे, सारा का सारा प्रोडक्ट इंडियन मार्केट में सेल कर देंगे एट हायर प्राइसेस। तो ये दो मोटिव के पीछे उन लोगों ने डी इंडस्ट्रियलाइजेशन का प्रोसेस चालू किया था इंडिया में। ओके, सो मोटिव क्या था? एक तो था कि रॉ मटेरियल्स जो है वो इंडिया से वो लोग एक्सपोर्ट करके ले जाएंगे एट चीपर रेट्स, एंड दूसरा ये था कि वो लोग जो प्रोडक्ट्स बनाएंगे वो फिर से इंडियन मार्केट में सेल कर देंगे एट हायर प्राइस। ओके, सो ये उन लोगों का मोटिव था। तो धीरे धीरे हमारा हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज अफेक्टेड हो गया। तो अफेक्टेड क्यों हुआ? रीजन फॉर डिक्लाइन ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज ड्यू टू द इंट्रोडक्शन ऑफ डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी। Now, what is meant by discriminatory tariff policy? Tariff is a form of tax. Okay, so ये एक ऐसा पॉलिसी था जिसके इंट्रोडक्शन के बाद धीरे धीरे इंडिया का जो इंडस्ट्रियल सेक्टर था, मतलब जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री था, वो बहुत ही इफेक्ट हो गया। इफेक्ट क्यों हो गया? बिकॉज जो डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसी था, डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी था, वो इंडियन इंडस्ट्री में जो काम करते थे उन लोगों के साथ एक डिस्क्रिमिनेशन था। डिस्क्रिमिनेशन किस बेसिस पे था? इस पॉलिसी के तहत ये तीन पॉइंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। व्हाट आर द पॉइंट्स? फ्री एक्सपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल्स फ्रॉम इंडिया। अंडर दिस पॉलिसी जो भी रॉ मटेरियल्स इंडिया से बाहर जाएगा ब्रिटेन में, वो पूरा का पूरा फ्री होगा, कोई टैक्स पेमेंट नहीं होगा इसमें। फ्री इंपोर्ट ऑफ फिनिश्ड गुड्स फ्रॉम ब्रिटेन, मतलब ऐसा भी इस पॉलिसी के अंदर रूल था कि जो भी प्रोडक्ट्स ब्रिटेन के मार्केट से इंडियन मार्केट में आएगा वो सारा का सारा फ्री इंपोर्ट में आएगा, मतलब यहाँ पे भी कोई टैक्स नहीं होगा। थर्ड वाज दैट हैवी ड्यूटी ऑन एक्सपोर्ट्स ऑफ इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स। बट ऑन द अदर हैंड, अगर इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स इंडस्ट्री अपना कुछ प्रोडक्ट बाहर सेल करना चाहते थे तो उन लोगों को एक हैवी टैक्स देना पड़ता था। ओके, ये जो एक पॉलिसी था डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी, ये बहुत ही बड़ा एक डिस्क्रिमिनेशन है इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स इंडस्ट्री के अगेंस्ट।
सो ड्यू टू दिस 3 पॉइंट्स और ये पॉलिसी के तहत धीरे धीरे क्या हो गया, इंडियन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री जिसका एक बहुत ही बड़ा स्ट्रॉन्ग बेस था इंडिया में, वो धीरे धीरे रिड्यूस हो गया। ये हो गया पहला पॉइंट, व्हाई द इंडस्ट्रियल सेक्टर कुडंट डेवलप अंडर द ब्रिटिश रूल। फर्स्ट वाज द पॉलिसी ऑफ डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। नाउ विल लुक इनटू द सेकंड पॉइंट। आफ्टर डी इंडस्ट्रियलाइजेशन जो सेकंड पॉइंट है वो है एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ द डिक्लाइन ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज। तो इंडस्ट्रियल सेक्टर ज़्यादा डेवलप नहीं हो पाया था। एक और इम्पैक्ट इसका ये भी था कि वी हैड इसका एक और रीज़न ये भी था कि वी हैड एडवर्स इफेक्ट्स ड्यू टू द डिक्लाइन ऑफ द हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज। ब्रिटिश के पॉलिसीज़ के चलते इंडियन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज जो था वो पूरा का पूरा डिक्लाइन हो चुका था। डिक्लाइन होने के कारण इंडिया को बहुत कुछ फेस करना पड़ा था, बहुत कुछ फेस करना पड़ा था। क्या क्या फेस करना पड़ा था? वी हैड टू फेस अ ह्यूज लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। हमारा अनएम्प्लॉयमेंट लेवल जो था वो बहुत ही इंक्रीज हो चुका था, ठीक है, बिकॉज एक पूरा का पूरा इंडस्ट्री क्लोज डाउन हो गया था, तो बहुत लोग काम करते थे, तो उन लोगों को अनएम्प्लॉयमेंट फेस करना पड़ा था। एज ए रिजल्ट पूरे कंट्री का अनएम्प्लॉयमेंट लेवल जो है वो बहुत इंक्रीज हो चुका था। एक और इम्पैक्ट इसका ये भी था कि वी वर इम्पोर्टिंग मोर अमाउंट ऑफ फिनिश गुड्स फ्रॉम ब्रिटेन। वी हैड नो अदर ऑप्शन, इंडस्ट्रीज तो हमारे बंद पड़ चुके थे, तो इसीलिए वी हैड टू इम्पोर्ट द गुड्स फ्रॉम द ब्रिटेन। एक और रीजन नंबर 3, लैक ऑफ कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज। ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल इंडिया हार्डली हैड एनी काइंड ऑफ कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज। लाइक व्हाट आर कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज? कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज क्या होता है? इंडस्ट्रीज विच कैन प्रोड्यूस मशीन टूल्स। मतलब कोई भी एक प्रोडक्शन यूनिट स्टार्ट करने के लिए वी नीड अ लॉट ऑफ मशीन कैपिटल चाहिए हम लोगों को। लेकिन कोई एक इंडस्ट्री ये भी ऐसा भी तो होना पड़ेगा जो मशीन्स को प्रोड्यूस करता हो। सो दोज इंडस्ट्रीज विच प्रोड्यूस मशीन टूल्स आर नोन एज कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज। सो ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल इन इंडिया हार्डली हैड एनी काइंड ऑफ कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज हियर। Why? And British did not promote any kind of capital goods industries in India. Why? British ऐसा क्यों नहीं चाहते थे कि इंडिया में ज़्यादा capital goods industries सेटअप हो? वो इसीलिए नहीं चाहते थे because they always want India to be dependent on them. ठीक है, तो इसीलिए वो लोग क्या करते थे, वो लोग capital goods industries को सेटअप करते ही नहीं थे इंडिया में। वो ये सब प्रमोट ही नहीं करते थे ताकि इंडिया हमेशा ब्रिटेन के ऊपर डिपेंडेंट होकर रहे। सो इन दिस वे ये 3 पॉइंट हो गया। पहला पॉइंट हो गया हमारा डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया, जिसके कारण इंडस्ट्रियल सेक्टर इतना डेवलप नहीं कर पाया। सेकेंड रीज़न ये भी है कि हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज बंद होने के कारण इंडिया को बहुत कुछ फेस करना पड़ा। थर्ड ये भी है कि हमारे पास कोई कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज नहीं था, तो कि जिसके मदद से मतलब इंडिया डेवलप हो सके, वैसा इंडस्ट्रीज इंडिया में था ही नहीं। जो फोर्थ पॉइंट है वो है लो कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी। इंडस्ट्रियल सेक्टर का डेवलपमेंट इतना नहीं हो पाया, तो सिमिलरली इसका कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स जीडीपी वाज नॉट अप टू द मार्क। ओके, दैट्स द फोर्थ पॉइंट। फिफ्थ पॉइंट क्या है? लिमिटेड रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर। सो एक और रीजन भी ये था इंडस्ट्रियल सेक्टर का डेवलपमेंट ना हो पाना अंडर ब्रिटिश रूल इज ड्यू टू द लिमिटेड रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर जो थे वो ज्यादा कंसर्न नहीं थे टुवर्ड्स द डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज। मतलब बहुत सारे टाइप के इंडस्ट्रीज डेवलप किए जा सकते थे, लेकिन पब्लिक सेक्टर इतना इनिशिएटिव नहीं लेते थे। दे यूज्ड टू कन्फाइन देमसेल्व्स टू सम डेवलपमेंट ऑफ सम ऑफ द इंडस्ट्रीज, लाइक दे यूज्ड टू कन्फाइन देमसेल्व्स टू रेलवेज, पावर जनरेशन, कम्युनिकेशन, पोर्ट्स। इन सब में वो लोग बिजी थे, इन सबको डेवलप किया, थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट दिखाया, लेकिन बाकी इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट के बारे में उन लोगों ने सोचा नहीं। नाउ ड्यू टू द इनिशिएटिव ऑफ द प्राइवेट सेक्टर, so now came the role of private sector. So after the private sector came into the play, so there was certain kind of development in the industrial sector, and कुछ modern industries जो है वो नया start हुआ था। Okay, so what were the industries? There were certain cotton textile industries जो कि basically महाराष्ट्र, गुजरात उस पे confined थे। फिर जूट मिल्स था जो कि बंगाल में start हुआ था। We had a major breakthrough after the setting up of the Tata Iron and Steel Company, जिसको हम टिस्को के नाम से जानते हैं, that was set up in the year 1907 in जमशेदपुर, बिहार। ओके, ये बहुत ही एक इम्पोर्टेंट इंडस्ट्री था जो कि तब के टाइम पे स्टार्ट हुआ था। ओके, एंड देयर वर सर्टेन अदर इंडस्ट्रीज लाइक शुगर इंडस्ट्री, सीमेंट इंडस्ट्री, कुछ और भी थे जो कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद धीरे धीरे स्टार्ट हुआ था। सो दिस वॉज द स्टेट ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर अंडर द ब्रिटिश रूल। ब्रिटिश इतना डेवलप नहीं कर पाए इंडस्ट्रियल सेक्टर को, बिकॉज एक तो डी इंडस्ट्रियलाइजेशन के प्रोसेस के कारण इंडियन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज पूरा का पूरा डिक्लाइन हो चुका था। उसके चलते बहुत अनएम्प्लॉयमेंट हो गया था। इंडियन मार्केट्स में सिर्फ ब्रिटिश के गुड्स थे। फिर
इंडस्ट्रियल सेक्टर जो है वो जीडीपी को ज्यादा कंट्रीब्यूट भी नहीं कर पाए, एंड देयर वाज लिमिटेड रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर. सो ऑल दिस कंट्रीब्यूटेड टू द पुअर डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर अंडर द ब्रिटिश रूल. थैंक यू.